प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। आज हम उससे और आगे बढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम आदर्श विलयन और अनआदर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श विलयन, जिनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और अनादर्श विलयन, जिनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पहले समझेंगे इसका क्या मतलब है। तो वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट्स लॉ, इसको फॉलो करते हैं, वो तो कहलाते हैं आइडियल विलयन। और जो इसका पालन नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनआदर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आदर्श है या कौन राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये हम पहचानेंगे इनके लक्षणों से। तो हम बात करते हैं पहले आदर्श विलयनों के बारे में, या आदर्श विलयन की विशेषताएं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आदर्श विलयन की क्या विशेषताएं हैं, पहले हम इसके बारे में चर्चा करें। आदर्श विलयन की जो पहली विशेषता तो यही है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरी विशेषता है कि इनके लिए कुल दाब यानी पी टोटल, कौन सा दाब है ये? वाष्प दाब, TOTAL, पी टोटल। विलयन का कुल वाष्प दाब इसके अवयवों के, मान लीजिए दो अवयव हैं विलयन में, एक PA और एक B अवयव है, तो उसका वाष्प का आंशिक दाब PA और B के आंशिक वाष्प दाब है B। तो P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। तीसरी चीज, जो PA है, पहले अवयव का आंशिक वाष्प दाब है, वो किसके बराबर होना चाहिए? A अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा इसका मोल प्रभाज, इसके बराबर होना चाहिए। ये राउल्ट ने बताया था कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही PB शुड बी इक्वल्स टू P0B इंटू जीटा B। ये हुई। नेक्स्ट, अगला जो इसकी शर्त है या अगला लक्षण है वो है डेल्टा मिक्सिंग V, या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा मिश्रण V फॉर आयतन। इसकी वैल्यू इसमें शून्य होनी चाहिए। क्यों होती है शून्य या क्यों होनी चाहिए? देखो, इसे समझ लो। यही वास्तव में विलयन का आयतन बढ़ेगा या दाब, आंशिक दाब बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, ये सब किस पर निर्भर करता है? इसके अवयव और विलयन में बनने वाले अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल है। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण में इसमें लिया था कि A और B, इन अवयवों से मिलकर AB बनता है विलयन। तो A अवयव के, ऐसा तो है नहीं एक ही अणु इसका होगा विलयन में और एक ही अणु इसका होगा, इसके हजारों लाखों अरबों अणु होंगे, और एक A दूसरे A के साथ अंतराणविक आकर्षण बल से जुड़ा होगा या वांडरवाल फोर्स से जुड़कर बना होगा। ऐसे ही B और B के बीच भी अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया का मतलब है इनके बीच बनने वाला अंतराणुक आकर्षण बल का क्रिया, वो कैसा व्यवहार करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ A और B के बीच बनेगा। तो अब इसमें दो तरह की संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि ये वाले बल जो इनके बीच लगे हैं, इसके और इसके बीच, ये और ये बराबर हों। तो अगर बराबर हैं, अगर इनके बीच लगने वाले बल बराबर हैं, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने का। ऐसी स्थिति में विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। तो अगर बीच में लगने वाले बल बराबर हैं तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का इनके आयतन में।
फर्क ना पड़ने का मतलब, अगर ए के 10 मिली लिए हैं, बी के भी 10 ml लिए हैं हमने, और दोनों को मिला दिया है, तो जो विलियन बनना चाहिए वो 10 मिली बनेगा। ये तो हुआ आदर्श विलियन की पहचान वी के लिए। दूसरा इनका गुण जो है, लक्षण, वो क्या है? डेल्टा मिक्सिंग एज। डेल्टा मिक्सिंग एज मतलब एच कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। किसी अभिक्रिया के होने में ली गई या दी गई ऊष्मा का मान, वो एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। अगर अभिक्रिया होने में बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी, अगर निकल रही है तो ऊष्मा छेपी। अब अभिक्रिया की ऊष्मा ली जानी है या दी जानी है, वो किस पर निर्भर करेगा? वो भी इनके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि ये भी यही समझ लो, जब अभिकारक अणु लेते हैं तो उनके बीच जो बंध हैं, इन बंधों को तोड़ने में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इन बंधों को तोड़ने में तो हम ऊर्जा देंगे, लेकिन जब इनके टूटने से ए और बी के बीच नए बंध बनेंगे तो नए बंध बनने में ऊर्जा निकलती है। तो अगर निकलने वाली ऊर्जा प्रयोग होने वाली ऊर्जा के बराबर है तो एंथैल्पी परिवर्तन का वैल्यू 0 होगी, विलियन आदर्श होगा। ठीक है? क्यों होगा ये 0? कब होगा? 0 तब होगा जब इसकी प्रबलता, ए और बी के बीच बनने वाले बंध की प्रबलता, बी और बी के या ए और ए के बीच बनने वाले बंध की प्रबलता बराबर होगी। अगर ये बराबर शक्ति के हैं तो बराबर ऊर्जा निकलेगी और एंथैल्पी परिवर्तन 0 होगा। तो आदर्श विलयन के ये लक्षण हुए। एक तो इनके बीच अंतराणविक बल समान होंगे, कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलेगा अन्योन्य क्रियाएं समान होंगी। तो अन्योन्य क्रिया को देख के घबराना नहीं है, उसका मतलब यही है कि इनके बीच लगने वाले अंतराणविक बल। दूसरा, आयतन में परिवर्तन 0 होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा, कुल दाब अवयवों के द्वारा लगने वाले आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ये लक्षण हैं तो विलयन आदर्श है। अब आदर्श विलयन के लिए हमने एक ग्राफ दिखाया था जब राउल्ट का नियम पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान हो पिछले लेक्चर की, तो उसमें मैंने एक ऐसा बनाया था, 2 एक्सिस ली थी, इधर ले लिया था मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इधर लिया था मैंने वेपर प्रेशर, ये इधर को बढ़ रहा है, यहाँ लिया था अवयव ए के मोल की संख्या 1 थी, और जैसे जैसे इधर को गया तो इसकी संख्या घटती जा रही थी, और यहाँ आते आते इसकी वैल्यू हो गई थी 0। इसी तरह यहाँ अवयव जो बी है, दूसरा भाग विलयन का, उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन इधर जाते जाते इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, और यहाँ तक आते आते इसकी वैल्यू जीटा वी की हो गई थी 1। अब यहाँ मैंने समझाया था कि जहाँ मोलों की संख्या, यानी या शुद्ध अवस्था में कहें, ये जो है ये ए अवयव की शुद्ध अवस्था है। क्यों है? क्योंकि यहाँ केवल ए के ही मोल हैं, बी के मोल नहीं है। तो शुद्ध अवस्था में इसका आंशिक दाब सर्वाधिक होगा। मान लीजिए ये इसका आंशिक दाब है, और शुद्ध अवस्था के आंशिक दाब को हम नॉट लगा के, 0 लगा के प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया पी नॉट ए। ऐसे ही यहाँ बी की वैल्यू 1 है तो इसका आंशिक दाब मान लो यहाँ है, तो ये हो गया पी नॉट बी। अब पी नॉट बी का ग्राफ ये हो जाएगा, यहाँ से चला 0 से 1 तक, ये वाला, ये तो पी नॉट बी का हो गया, और ये वाला ग्राफ हो गया ए का। तो इस ग्राफ को तो हम कहेंगे पी ए, इसे कहेंगे पी बी, और अगर इनके शीर्षों को जोड़ दें, ये वाला, ये लाइन प्रदर्शित कर रही है पी टोटल को। ये चीज़ आपने अभी तक पढ़ ली थी जब राउल्ट का नियम पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी, ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? ये आदर्श विलयन के लिए है।
क्योंकि राउल्ट के नियम का ग्राफ है और राउल्ट का नियम आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। अब बात आती है कि इसके उदाहरण कौन से होंगे राउल्ट के नियम के। तो उदाहरण का ये लीजिए, इसका जैसे कुछ उदाहरण याद कर लेंगे। जैसे एक है नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का विलयन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण एक याद कर लेंगे, बेंजीन C6H6 और टालुइन C6H5CH3, इनका विलयन। या एक कर लेंगे मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का विलयन। अब आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि इसके दोनों अवयवों में क्रियात्मक समूह संरचनाएं लगभग समान हैं। तो आदर्श विलयन वो विलयन होंगे जिनकी संरचनाएं या क्रियात्मक समूह समान होते हैं और जो लगभग समान अणुभार वाले हों, जिनमें 1-2 कार्बन की परमाणुओं की संख्या का फर्क हो। ऐसे विलयनों के उदाहरण क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। अब दूसरे प्रकार के विलयन हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कहते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलयन, परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसे विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। इनकी विशेषताएं, ठीक आदर्श विलयन का उल्टा है तो विशेषताएं भी उल्टी होंगी। जैसे आदर्श विलयन में हमने ली थी कि P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, लेकिन अनादर्श विलयन में P टोटल इज नॉट इक्वल्स टू, यो इक्वल्स नहीं होने का। ऐसे ही PAB इसके बराबर नहीं होने का, PB भी इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? ये किसके लिए है? अनादर्श विलयन के लिए। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जब नियम का पालन नहीं करते तो इन सब का भी पालन नहीं करते। फिर वी मिक्सिंग की बात आई थी। आयतन में जो परिवर्तन होगा वो शून्य होगा या बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ था आदर्श विलयन में, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा वी, डेल्टा मिक्सिंग वी नॉट इक्वल्स टू 0। ये अपरिवर्तित नहीं रहेगा आयतन, उसमें परिवर्तन होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। यानी अगर इनके 10-10 मिली लिए थे तो या तो यो 20 से कम बनेगा या 20 से ज़्यादा, 21 बन जाओ, 19 बन जाओ। ठीक है? इसमें परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ऐसे ही ऊष्मा का परिवर्तन भी या एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा। ये कहलाएगा या ये विशेषताएं होंगी अनादर्श विलयन की। अब इसे मैं समझा रहा हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अनादर्श विलयन में क्या था? आदर्श विलयन हमने तब माना था, मूल यही है, फिर मैं बता रहा हूं, जो मूल है पहचान करने का आदर्श होगा या अनादर्श, वो अवयवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही है या वंडर वाल फोर्स ही है। अगर ए के बीच लगने वाला बल, बी के बीच लगने वाले बल और बी के बीच लगने वाले बल समान प्रबलता के हैं, समान शक्ति वाले हैं, तो यो आदर्श विलयन। और अगर ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, तब यो आदर्श विलयन नहीं होगा। अब यो क्या होगा? या तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या तो ये बड़े होंगे ए बी से, या ए बी बड़ा होगा इनसे। तो कौन बड़ा होगा? इसी के आधार पर अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप तो है ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहला टाइप धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन मतलब पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इनका क्या मतलब है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब देखो, यहां समझ लो पहले ग्राफ में। ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। अगर कोई विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा, इसका मतलब
जो पी टोटल वाली ये लाइनें हैं, ये ग्राफ ही तो प्रदर्शित कर रहे हैं दाब को, यही तो बता रहे हैं कि जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ी या घटी तो दाब का मान बढ़ा या घटा, ये तो चीज़ बता रही है। तो ये ग्राफ की लाइनें पॉजिटिव वाले में सीधी ना होकर ऐसे ऊपर को उठी हुई हो जाती हैं, ये बढ़ जाती हैं ऊपर की तरफ ऐसे, ये। और पी टोटल को भी हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे, ये इसका धनात्मक विचलन का ग्राफ कहलाएगा। सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे, केवल इन लाइनों की जगह इन्हें उठा देंगे, इनको हम डॉट डॉट सा दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है धनात्मक विचलन, कौन प्रदर्शित करेंगे या कब प्रदर्शित करेंगे? तो देखो, जब ए बी और ए बी इनके आकर्षण बलों में, अंतराणविक आकर्षण बलों में फर्क होगा। फर्क कैसा होगा? या तो देखो, ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद, ये तो अवयवी कण है ए और बी, और यो इनसे बनने वाला विलयन है। तो या तो अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल बड़ा हो विलयन के अणुओं के बीच लगने वाले बल से, या अवयवी अणुओं के बीच लगने वाला बल छोटा हो इससे। तो अगर ये वाला बल ज़्यादा है, बड़ा है, और ये वाला बल कम है, तो उस स्थिति में क्या होगा? जब ये कम होगा, इसका मतलब इसके टूटने से ऊर्जा कम निकलेगी, इनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मा शोषी। इस स्थिति में अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा शोषी। अर्थात जब ये प्रबल बंध से बंधे हुए थे तब इनका बाष्प दाब कम था, बाष्प दाब कम था। क्यों? मैंने समझाई थी बाष्प दाब में। बाष्प दाब किसे कहेंगे? ये कोई बर्तन है, इसमें हमने यहाँ तक विलयन भर लिया, पानी भर लिया मान लो। अब इन अणुओं के जो सतह पे अणु हैं, ये जब हम इसे गर्म करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये अपनी सतह को छोड़ के यहाँ वाष्प में बदल जाएंगे, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। अब वाष्प में बदलने के लिए क्या जरूरी है कि इन पर लगने वाला आकर्षण बल जितना कम होगा, इनको अंदर की तरफ खींचने वाले जितने कम होंगे, ये बल जितने दुर्बल होंगे, उतनी आसानी से इस सतह को छोड़कर वाष्प में चले जाएंगे। अर्थात अगर विलयन के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है तो वाष्प में बदलने की क्रिया तेजी से होती है, और जब वाष्प में बदलने की क्रिया तेजी से होगी तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होता है, तो उस विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। किसका? जिसके अणुओं के बीच, ए बी अणुओं के बीच अंतराणविक बल दुर्बल होगा। किससे? अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल से। तो ये वाला बल दुर्बल हो गया, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? धनात्मक विचलन के लिए क्या लक्षण लिखोगे? पहला तो यही कि ये राउल्ट के नियम द्वारा, राउल्ट लॉ के द्वारा दिए गए पी टोटल से पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, यानी पी टोटल जो है वो ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, इनका मान ज़्यादा होता है पी टोटल का। क्यों पी टोटल का ज़्यादा क्यों होता है? फिर तो समझ लो। पी टोटल का मतलब इसका दाब, इसके द्वारा लगाया गया दाब, और पी ए का मतलब इसके द्वारा लगाया गया दाब, पी बी का मतलब इसके द्वारा लगाया गया दाब। अब चूंकि ये प्रबल बंध हैं, ये आसानी से टूट के वाष्प में नहीं जा रहे, तो इसलिए इनके द्वारा वाष्पन की क्रिया धीमी गति से हो रही है, इनकी वाष्प कम बन रही हैं। कम बनने से इनके कारण लगने वाला वाष्प दाब भी कम है। इसके बीच लगने वाला बल दुर्बल है, इसके अणु तीव्रता के साथ वाष्प में बदल जा रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा लगने वाला वाष्प दाब भी ज़्यादा है। तो इसलिए पी टोटल की वैल्यू पी ए और पी बी के टोटल से ज़्यादा है। अर्थात अब अगर हम 10-10 मिली लेंगे तो ये 20 मिली ना बन के 25 मिली या 22 मिली, अर्थात इससे ज़्यादा आयतन
में बनेगा, विलयन का आयतन ज़्यादा होगा। किससे? अवयवी अवयवों के आयतन से। ये कहलाता है धनात्मक विचलन। तो पहला लक्षण तो हो गया इसका ये कि पी टोटल की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब वी मिक्सिंग वाली बात कर लें। डेल्टा मिक्सिंग वी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये पॉजिटिव होगी, या हम कह दें इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, या ग्रेटर देन 0 होगी। उसमें तो 0 थी आदर्श विलयन में, इसमें 0 नहीं होने की, 0 से ज़्यादा होगी अंतर इनका। ऐसे ही डेल्टा मिक्सिंग एच, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जब दोनों में भिन्न भिन्न प्रकृति के या भिन्न भिन्न शक्ति वाले आकर्षण बल हैं तो ऊष्मा का मान, इसमें जो ऊर्जा निकली या ऊष्मा निकली वो तो कम है, और जबकि ग्रहण की गई ज़्यादा है, अर्थात हमें बाहर से लेनी पड़ रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई, सॉरी ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया हो गई। कौन सी? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने में अनादर्श विलयन होगा। ये होगा इसके लक्षण। अब इसमें हम उदाहरण कौन से लें? या धनात्मक विचलन का मैंने ग्राफ बता ही दिया, ये ऊपर को उठा हुआ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? अब देखो एग्जाम्पल में इसमें कौन लेंगे हम? इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अवयवों में तो प्रबल बंध हों। मुख्यतः आप एक ही याद रखो कि इसमें ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अवयवों में हाइड्रोजन बंध बनता हो और उनको मिलाने से वो हाइड्रोजन बंध टूट जाता हो। ठीक है, तो जैसे मेथिल अल्कोहल और जल, CH3OH और जल, ये हाइड्रोजन बंध बनता है इनमें, लेकिन जब इन्हें मिक्स कर देते हैं तो वो हाइड्रोजन बंध के बनने की दर कम हो जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहला उदाहरण मेथिल अल्कोहल और जल का। ऐसे ही दूसरा उदाहरण एथिल अल्कोहल और जल का, ये उदाहरण हो गया। ऐसे ही बेंजीन और वाटर, बेंजीन और जल, C6H6 और H2, इसमें क्या हो रहा? जल के बीच, देखो मैं बना के दिखा दूं भाई, HOH, ये दूसरा जो OHH, ये हाइड्रोजन बंद रहता है जल के बीच। जब बेंजीन को इसे मिला देते हैं तो इसके बीच में यहाँ बेंजीन रिंग आ जाती है, ये हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, अर्थात अब इनके बीच बनने वाला बंध दुर्बल हो जाता है। अब इनके बीच बनने वाला बंध दुर्बल हो जाता है, इसलिए उसको तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बाष्प दाब ज़्यादा होगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। ये था हमारा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन का दूसरा टाइप आता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन को क्या कहेंगे? जैसा हमने धनात्मक विचलन को क्या कहा था? पॉजिटिव डेविएशन, इसे कह देंगे हम नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ये क्या है? तो ये ऐसे विलयन हैं जिनमें घटक कणों का आंशिक दाब राउल्ट द्वारा अपेक्षित बाष्प दाब से कम होता है। धनात्मक विचलन वाले में हमने ज़्यादा पढ़ा था, उनमें पी टोटल की वैल्यू ज़्यादा आई थी। ये कौन से वाले हैं? जिनमें पी टोटल की वैल्यू लेस देन
पी ए प्लस पी बी। भाई राउल्ट ने यही तो बताया था कि पी टोटल पी ए प्लस पी बी के बराबर आना चाहिए, लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया कि कुछ विलयनों का तो ये कम आता है पी टोटल, कुछ का ज़्यादा आता है। तो जिनका कम आता है उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, जिनका ज़्यादा आता है उन्हें कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे विलयन जिनमें प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउल्ट द्वारा अपेक्षित बाष्प दाब से कम होता है, ये विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब इन विलयनों का पी टोटल कम क्यों होता है? ये इसलिए कम होता है पी टोटल क्योंकि इनमें ए जैसा मैंने पीछे बताया था पिछले में, और बी ये तो अवयव के अणु हैं, और ये है ए बी विलयन का अणु। इसमें ए बी के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल, ए बी के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल और ए तथा बी के बीच लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल के बीच बराबर नहीं होते, ये समान नहीं होते हैं। धन वाले में ये वाला दुर्बल था, अब के ये वाले दुर्बल होंगे, ये वाला प्रबल हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इनमें ए और बी के मध्य लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल ए बी के बीच उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बलों से दुर्बल होते हैं। इसके बीच जो बल लग रहे हैं, इसके बीच फोर्स लगा, इसमें भी फोर्स, इसमें भी फोर्स, ये वाला प्रबल है, ये वाले दुर्बल है। ये जो फोर्स लग रहे हैं ये वाले इसमें आपके दुर्बल है, जबकि पॉजिटिव डेविएशन वाले में ये वाला दुर्बल था, ये वाले प्रबल थे। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इनको तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए, इनको तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए, इसके बनने में उससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। जैसे मान लीजिए इस बंध को बनने में 10 जूल एनर्जी मिली और इसको तोड़ने में 6 जूल एनर्जी चाहिए, तो ये 4 जूल एनर्जी बची रह गई। एक को तोड़ने में 6 जूल चाहिए। प्लस के साइन से ये मत सोच लेना कि इसको तोड़ने में प्लस इसको तोड़ने में इज इक्वल्स टू इसके, ना, एक एक की अलग अलग की बात है। ये इससे या इससे, ऐसे इनसे इसका मान बड़ा है। तो जब इसका मान ज़्यादा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये वाला बल ज़्यादा प्रबल होने के कारण आसानी से नहीं टूटेगा। और जब आसानी से नहीं टूटने का, तो जो बर्तन में जिसमें हमने विलयन ले रखा है उसकी सतह के अणु, ये इनके बीच आकर्षण बल प्रबल है, ये आसानी से वेपर में नहीं बदलेंगे। जब ये आसानी से वेपर में नहीं बदलेंगे तो बाष्प दाब भी कम होगा, बाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब बाष्प दाब कम हो जाएगा तो किसका बाष्प दाब? टोटल पी टोटल ये कम हो जाएगा, किससे? इससे। यही हमने यहाँ प्रदर्शित किया कि निगेटिव डेविएशन वाले विलयनों में पी टोटल की वैल्यू पी ए और पी बी के टोटल से कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि पी ए जो है वो भी कम हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी भी कम होगा पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, क्यों कम होगा? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो दुर्बल है, वो बल दुर्बल है, वो आसानी से टूट रहा है। पी नॉट का बाष्प दाब ज़्यादा है, पी ए का बाष्प दाब उतना नहीं है, तो पी ए की वैल्यू इससे कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर इसका वही वी मिक्सिंग वाला, इसके लिए वी मिक्सिंग, डेल्टा मिक्सिंग वी, सॉरी डेल्टा मिक्सिंग वी,
इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन वालों के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए पॉजिटिव आती है। अर्थात इसे हम क्या, या इसे क्या कह सकते हैं, लेस देन जीरो। उसमें थी ग्रेटर देन जीरो, इसमें हम क्या कह देंगे, लेस देन जीरो। अर्थात आयतन इसमें कम हो जाएगा। जब पेपर कम बनेगी तो आयतन कम होगा। इसके 10 ml लिए थे तो ये आपके 20 नहीं बनेंगे, ये 18, 17, 16 ये बनेंगे। तीसरी चीज, डेल्टा मिक्सिंग एच, दिस शुड बी नेगेटिव या लेस देन जीरो, ये नेक्स्ट फैक्टर है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी कम हो जाएगा। मतलब अब डेल्टा एच नेगेटिव किसके लिए होता है, ऊष्मा छेपी के लिए। भाई ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं के लिए ही तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि इसमें 10 जूल निकल रही, यूज हो रही है 6 जूल, यूज हो रही 6 जूल, तो 4 जूल एनर्जी तो बाहर निकल रही है, और जिसमें बाहर निकलती है उसे ऊष्मा छेपी कहते हैं। तो ये ऊष्मा छेपी होती है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई। मेन चीज कभी कभी जो पूछ ली जाती है, बोर्ड में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कंपटीशन में कभी कभी ये ग्राफ दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये किस टाइप के विलयन के लिए दिया गया है। फिर वही है, इसमें एक्स ए की वैल्यू 1 या जीटा ए की, यहाँ जीटा बी की वैल्यू 1, यहाँ जीटा बी की वैल्यू 0 थी, यहाँ जीटा ए की वैल्यू 0। ए 1 है तो यहाँ जो दाब होगा वो कहलाएगा पी नॉट ए। यहाँ बी 1 है तो यहाँ दाब जो होगा वो कहलाएगा पी नॉट बी। और यहाँ से इसको मिला दो ऐसे, यहाँ से इसको मिला दो ऐसे, और पी टोटल बनाने के लिए इसको मिला दो। ठीक, ये ग्राफ किसके लिए है, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए ऋणात्मक का, नेगेटिव डेविएशन का। तो नेगेटिव के लिए जैसा हमने पॉजिटिव में ऊपर की तरफ उठाया था, आपको हम इसको नीचे की तरफ उठा देंगे। ये इसका ग्राफ यहाँ आएगा, ऐसे ही इसका ग्राफ यहाँ आएगा, इसका ग्राफ यहाँ आएगा। तो ये वाला ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, पी टोटल को, ये प्रदर्शित करता है पी ए को, और ये प्रदर्शित कर रहा है पी बी को। उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होगी। ऐसा ग्राफ अगर दे रखा है तो वो किसके लिए है, वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए है। अब इसके उदाहरण, 2-4 उदाहरण भी याद करने हैं हमको इसके। पहला उदाहरण, इसमें हमें कौन से उदाहरण याद करने हैं, गांठ बांध दो। अम्लों की जल में विलयन, वो इसके उदाहरण हैं। अम्ल HCl है, HCl प्लस वाटर, HNO3 है, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 है, H2SO4 प्लस वाटर, HI है, HI प्लस वाटर। ये सब उदाहरण किसके हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो विलयन बना, इन दोनों के मिलने से जो विलयन बना, उसमें हमें बंध को प्रबल रखना है। उसमें प्रबल बंध बनते हैं, उसमें बंध कैसे बनते हैं, प्रबल, जबकि अवयवों में बंध कैसे हैं, दुर्बल। तो HCl और H2O, जल और HCl, इनके बीच वाले बंध ये दुर्बल। जब HCl H2O के साथ मिलेगा तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड और बढ़ जाएगा, या HI और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि प्रबल होते हैं, वैन डर वाल्स बल की अपेक्षा प्रबल होते हैं, और इसीलिए उनको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जब होगी किनको तोड़ने में, विलयन के अवयवों के,
विलायक के नहीं, इनको आसानी से तोड़ सकते हैं, इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इनके बीच जो बंध बनेगा उसको कठिनाई से तोड़ेंगे, तो इनके बीच बनने वाले बंध को कठिनाई से तोड़ा जाएगा। इसीलिए वाष्प दाब इनका कम होता है। HCl और H2O के विलयन से जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, इसीलिए ये विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और भी इसके उदाहरण दे सकते हो, जैसे एसीटोन क्लोरोफार्म, एसीटोन और क्लोरोफार्म। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3 और क्लोरोफार्म का होता है CHCl3। ठीक है, ये उदाहरण सब किसके हो गए? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हो गए। तो ये थे हमारे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। मुझे उम्मीद है कि बच्चे मेरे समझ गए होंगे आदर्श, अनादर्श, अनादर्श के प्रकार, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, उनके लक्षण, उनके उदाहरण। इससे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आपसे और कुछ इस टॉपिक पे नहीं पूछा जाएगा। ग्राफ भी मैंने समझा दिए हैं, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं ऐसे, जो होंगे वो मैं आगे कराऊंगा। धन्यवाद।